स्टडी पॉइंट पर। साथियों, आपको पता है कि आपके चैनल पर 90 नंबर की क्लास हम आप लगातार लेकर आ रहे हैं, जो कि आपको शाम को 9:30 बजे से देखने को मिलता है। अगर आप बार बार सीटेट देकर परेशान हो गए हैं, सीटेट नहीं पास कर पा रहे हैं, तो इसका कारण भी आपको ही पता है कि इसके कारण भी स्वयं आप ही हैं। क्योंकि जब तक पेडागोजी नहीं सीखोगे, आपको लगता है पेडागोजी में काम हो जाएगा। सीटेट का मतलब ही पेडागोजी है, मतलब 90 क्वेश्चन पेडागोजी का है। मान लेता हूँ मैं ये बात मान लेता हूँ कि गणित आपका कमज़ोर था, मानता हूँ आपको हिंदी नहीं आई, मानता हूँ आपको संस्कृत नहीं आई। अरे 90 प्रश्न पेडागोजी तो तुम्हारे यहाँ तो हम था, वो क्यों नहीं सही हुआ? क्योंकि गलत तरीके से आगे आप बढ़े, एक ही गलती को बार बार करते रहे। तो आपसे निवेदन है कि आप वो गलती ना करें। और देखो, इसके लिए कोई 10 घंटे क्लास की ज़रूरत नहीं है। एक अकेली क्लास अगर आप 1 घंटे पूरा देखते हो, तो 90 नंबर का रिवीजन आप रोज कर सकते हो। तो आइए दोस्त, शुरुआत करते हैं सेशन का। बहुत स्वागत है आपका, सभी को गुड इवनिंग। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और शुरुआत भी साथी हो किससे रहा है, जरा क्वेश्चन देखो। कथन और कारण से शुरुआत हो रही है, ध्यान पूर्वक देखो। कथन कह रहा है, शिक्षकों को ये मानना चाहिए कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता है और उन्हें उनकी गति के अनुसार सीखने का अवसर देना चाहिए। भाई बिल्कुल सही बात है, शिक्षकों को ये बात मानना चाहिए कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता है, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है और हमें उनकी गति के अनुसार सीखने का मौका देना चाहिए। कारण क्या दे रहे हैं? कह रहे हैं कि विकास एक रेखीय प्रक्रिया है। यही कारण गलत हो गया, क्योंकि आप सबको पता है कि विकास कभी भी रेखीय नहीं हो सकता। विकास जो होता है दोस्तों, वो वर्तुलाकार ऐसे होता है, अप्स एंड डाउन्स लगा रहता है। क्योंकि ज़िंदगी दोस्तों कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं चलती है, ये बात आप भी जानते हैं। क्या ज़िंदगी कभी ऐसी रेखा में चलेगा सीधा? क्या हमेशा सुख ही सुख रहेगा? क्या हमेशा दुख ही दुख रहेगा? नहीं भैया, जिंदगी में हमेशा सुख हमेशा दुख ये दोनों नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है, जिंदगी में उतार चढ़ाव आता है, मतलब विकास वर्तुलाकार होता है, ना कि रेखीय। मतलब कारण गलत है। तो कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। आगे, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार संरक्षण की अवधारणा बच्चों में किस अवस्था में विकसित होता है और इसका अर्थ क्या होता है? साथियों, मैंने कहा संरक्षण क्या होता है, आपको शायद याद होगा। विकल्प देखिए पहले और फिर पहचान को दिखाओ। देखो सुनो, एक ये है, सॉरी 1 मिनट, मैं कलर इसका बदल दूंगा जरा। एक ये विकल्प है, एक ये है और एक ये और एक नीचे और है। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा साथियों कि संरक्षण होता क्या है। हमने कहा दोस्तों कि मान लीजिए 5 साल पहले आपने अपने नाना जी को देखा था और आज 5 साल बाद जब नाना जी सामने आए तो आप उनको पहचान गए। इसका मतलब पुरानी सी पुरानी बात भी आपको याद आ रही है। इसका मतलब आपकी उम्र 7 से 11 साल की हो गई है, कि 7 से 11 साल की अवस्था में बच्चे में संरक्षण का गुण विकसित हो जाता है। ये देखिए, ये है, क्योंकि 7 से 11 साल को क्या कहते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या कहते हैं साथी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को कहते हैं, जहाँ पे ये समझना कि किसी वस्तु के भौतिक गुण तब भी समान रहते हैं जब तक कि कुछ जोड़ा या घटाया ना जाए, भले ही उसका स्वरूप बदल जाए। यहाँ पे सी वाला दोस्तों, बी वाला आपका सही है। लेओ वाइगोत्स्की के सामाजिक सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समीपस्थ विकास के क्षेत्र का सबसे अच्छा वर्णन करता है? साथियों, ये बात आप सबको पता है, मैंने कहा था जेडपीडी क्या होता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है, ये सब मैं आपको पढ़ाया हूँ। मैंने कहा कि जब किसी काम को कोई बच्चा शुरू तो स्वयं करता है, जब किसी काम को कोई बच्चा शुरू तो स्वयं करता है लेकिन बिना मदद के पूरा नहीं कर सकता। ये जो मदद की सहायता से कार्य को पूरा किया, इसी को जेडपीडी कहते हैं। वह कार्य जो बच्चा स्वतंत्र रूप से कर सकता है, गलत ऑप्शन। वह कार्य जो बच्चा किसी भी परिस्थिति में नहीं कर सकता, वो भी गलत है। यहाँ देखो, नीचे देखो, ये वाला विकल्प, कि वह सीमा जिसके भीतर बच्चा अधिक जानकार व्यक्ति की सहायता से किसी काम को पूरा कर लिया, हाँ यही जेडपीडी है। मैंने एग्जाम्पल लेकर समझाया था कि मान लो ये बच्चे का घर है ए और ये बच्चे का विद्यालय है बी।
बच्चा स्वयं चलना शुरू करता है, अचानक गड्ढे में गिर गया आगे कुछ कदम पे। अब बच्चा सोच रहा है कि काश कोई मेरी मदद कर देता तो मैं इस गड्ढे से निकलकर इस विद्यालय में पहुंच जाता। तो बच्चे को गड्ढे निकालने में जो मदद की जरूरत पड़ी, इसी मदद को दोस्तों कहते हैं ZPD, यानी मदद की सहायता पे जो काम पूरा किया उसी काम को कहते हैं ZPD। हिंदी में इसके 3-4 नाम हैं, ये बात आपको नोट रखना है, क्योंकि आपके साथ पेपर में क्या खेल होगा कि वो नाम बदल देगा। ZPD को संभावित विकास का क्षेत्र भी कहते हैं, इसी को समीपी विकास का क्षेत्र भी कहते हैं, इसी को निकटवर्ती विकास का क्षेत्र भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा साथियों, उत्तर सी होगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपके सामने 3 आ गया है, ध्यान पूर्वक देखिए और मुझे बतलाइए कि आपका जवाब पहला विकल्प, दूसरा, तीसरा और चौथा। साथी बताओ, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंध का, आपको बताना है साथी कि सामाजिक अनुबंध का क्या मतलब होता है, यानी आपको बताना है सामाजिक अनुबंध क्या है। हमने कहा दोस्तों सामाजिक अनुबंध का मतलब ये बच्चा 18 साल का है और इसकी मैंने एक कहावत आपको बताई थी कि चोर चोर मौसेरे भाई, कि देखो चोरी आपने भी किया है, चोरी हमने भी किया है, तो मिल बांट के खाते हैं, पुलिस के पास क्यों चलते हैं। यानी कि मैंने साफ साफ कहा कि जब बच्चा कंप्रोमाइज करना सीख जाए, उचित अनुचित में अंतर कर ले, सही गलत में भेद कर ले, तो साथी इसी को कहा जाता है, पता है क्या, इसी को सामाजिक अनुबंध कहते हैं। ये बात आप सबको साथियों विदित है, ये बताने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, सही बात है कि नहीं। तो क्या होगा, नियमों को निरपेक्ष ना, अगर नियम को अपरिवर्तनीय मानता तो फिर सुलह क्यों कर लेता कि भाई तुम भी गलत हो हम भी गलत हैं, मिल बांट कर खा लेते हैं। इसी क्वालिटी को, इसी गुण को सामाजिक अनुबंध कहते हैं। ये मानना कि कानून और नियम लोगों के भलाई के लिए है, लेकिन अपनी सहमत से हम इसको बदल लेंगे, सही बात है कि नहीं। चलिए, समझे नहीं समझे, यह मानना कि कानून और, भाई जाहिर बात है आपको पता है कि चोरी तुमने भी किया है, चोरी हमने भी किया है, तो इसका मतलब यह है कि हम मिल बांटकर अपनी सहमति से नियम को बदल लें, यही सामाजिक अनुबंध है। दंड आज्ञा पालन ये तो पहला स्तर होता है, पूर्व परंपरागत स्तर। और सार्वभौमिकता की नैतिकता वो अवस्था होती है जहाँ पे बच्चा सबकी भलाई के बारे में सोचता है। समझे कि नहीं समझे। देखो सीटेट का एक काम ये होता है साथी कि आपको इतना ध्यान रखना है कि किस विकल्प में क्या आपको चूज करना है, किस विकल्प को कैसे चलाना है। जब तक ये सब ज्ञान नहीं रहेगा साथी, आपको बात बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये बात आप समझिए, बहुत आवश्यक बात है ये। आपसे ये भी पूछेगा कि लॉरेंस कोहलबर्ग की कमी क्या थी, तो प्यारे भाइयों लॉरेंस कोहलबर्ग की कमी यही थी कि इन्होंने अपना प्रयोग महिलाओं पर नहीं किया था, और इनकी कमी निकालने वाले व्यक्ति का नाम है कैरोल गिलिगन। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान पूर्वक देखिए और आप मुझे बताइए कि इसका विकल्प क्या होगा। बताओ साथी, पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा और चौथा भी नीचे होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। मूल्यांकन का मतलब समझते हो, मूल्यांकन का मतलब होता है मूल्यों का अंकन करना। मूल्य का मतलब होता है व्यवहारिक गुण। तो बच्चों के व्यवहारिक गुणों का अध्ययन करना ही साथी, बच्चे के व्यवहारिक गुणों का अध्ययन करना ही मूल्यांकन कहा जाता है। पहला विकल्प ये दे रहा है कि छात्रों को उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंक और वर्गीकृत करना। मैं ही वो व्यक्ति रहा हूं जो आपको कितनी बार बताया हूं कि अगर किसी विकल्प में प्रदर्शन लिखा हो, हरगिज नहीं सही होगा। तुम्हारे पेपर में मैं लिख कर देता हूं, कम से कम 4 से 5-6 क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिन विकल्पों में प्रदर्शन लिखा रहेगा। और अगर किसी विकल्प में प्रदर्शन लिखा है तो वो विकल्प किसी भी हालात में, किसी भी कीमत पर वो विकल्प हरगिज नहीं सही होगा। ये आप मान कर चलिए, समझे नहीं समझे। रट कर याद करना ये भी गलत है। सीखने की प्रक्रिया में छात्रों की प्रगति और उनके दिमागी विकास को समझना ताकि उचित सहायता मिल सके, यही सी वाला विकल्प साथी सही है। समझे नहीं समझे। चल
क्वेश्चन नंबर 5, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार यदि एक विद्यार्थी दूसरों की भावनाओं, इरादों और प्रेरणाओं को समझने में सक्षम है, उसके अंदर कौन सी बुद्धि होगी? साथियों, 4 विकल्प आपके सामने है, मैं चारों विकल्प आपको बताऊंगा। व्यक्ति कैसा है? आपने कहा सर व्यक्ति ऐसा है जो सामने वाले व्यक्ति के मन को पढ़ पा रहा है। अगर सामने वाले व्यक्ति के मन को पढ़ पा रहा है, इसका मतलब इस व्यक्ति में अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है। मैंने क्या कहा था? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कैसे पहचानोगे? तो मैंने कहा सर अंतर्वैयक्तिक बुद्धि पहचानने का तरीका यही है कि एक ऐसा व्यक्ति जो सामने वाले व्यक्ति के अंतर मन को पढ़कर उसे बेवकूफ़ बना ले जाए, उसके अंदर अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होता है। पेपर में आए कि नेता में कौन सी बुद्धि होती है, तो अंतर्वैयक्तिक होता है। वकील में कौन सी बुद्धि होती है? अंतर्वैयक्तिक होता है। बीमा के एजेंट में कौन सी बुद्धि होती है? अंतर्वैयक्तिक ही होता है। भागवत सुनाने वालों में कौन सी बुद्धि होती है? साथी अंतर्वैयक्तिक ही होता है। ये सब आपको पता है। अच्छा, अंतरावैयक्तिक किस में होता है? दोस्तों, अंतरावैयक्तिक अगर आपसे पूछे तो ये वो व्यक्ति होते हैं जो आपकी खुशियों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दें, जो अपनी खुशियों के लिए अपना आप सब कुछ त्याग दें, उनके अंदर अंतरावैयक्तिक बुद्धि होती है। जैसे आपके माता पिता, आपका शिक्षक और एक दार्शनिक, इन सब के अंदर दोस्तों क्या होता है? अंतरावैयक्तिक बुद्धि होता है। स्थानिक बुद्धि किसके अंदर होता है? तो मैंने कहा साथी स्थानिक बुद्धि होता है चित्रकार के अंदर। मैं फिर कहता हूँ, मैं उस चित्रकार की बात नहीं कर रहा जो पैसा लेकर चित्र बनाते हैं। मैं उस चित्रकार की बात कर रहा हूँ जिन्हें कोई चित्र पसंद आ जाए तो अनायास उनका कलम कागज पे चल पड़ता है और चित्र बन के तैयार हो जाता है। ये सारी बुद्धियाँ किसने दिया था? ये सभी की सभी बुद्धियाँ दोस्तों देने वाले व्यक्ति का नाम है हार्वर्ड गार्डनर। किसका नाम है साथी? हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर ने क्या कहा था? दोस्तों, हार्वर्ड गार्डनर ने कहा था एक बच्चा जो धरती पर जन्म लेता है उसके अंदर 10 प्रकार की बुद्धियां पाई जाती हैं, लेकिन उनमें से 9, देखो उन्होंने कहा कि 10-10 बुद्धि बच्चे में होती है, लेकिन इनमें से 9 की 9 बुद्धियां सो जाती हैं। कौन सी वाली बुद्धि निकल कर आगे बढ़ेगी, ये बच्चे के परिवार का वातावरण डिसाइड करेगा। अब एक बुद्धि कौन आगे आएगा, ये बच्चे के परिवार का वातावरण ही डिसाइड कर सकता है। घर में चोर टाइप के लोग हैं तो चोर वाली बुद्धि, नेता टाइप के लोग हैं तो नेता वाली बुद्धि, है कि नहीं? तो समझ जाओ, अगर इतना खर्चा कर दिए हो महाराज, थोड़ा खर्चा और कर लो, हार्वर्ड गार्डनर की कमी भी बता दो। तो जितने लोगों को पता हो एक बार हाथ ऊपर करो और मुझे बताओ कि हार्वर्ड गार्डनर की कमी क्या थी। साथी बताइए आप लोग फटाफट मुझे, हार्वर्ड गार्डनर की कमी क्या थी? ये आप सबको बताना है साथी कि हार्वर्ड गार्डनर की कमी क्या थी। जी हाँ साथियों, हार्वर्ड गार्डनर की कमी यही थी, इन्होंने इतनी प्रकार की बुद्धियां बता दी कि इनका मापन कर पाना संभव नहीं हो सका। यही हार्वर्ड गार्डनर की सबसे बड़ी कमी थी। प्यारे भाई, अगला प्रश्न फिर से कथन और कारण वाला, और याद रखो जब जब पेपर में कथन कारण के क्वेश्चन आए तो दिल से स्वीकार करो, क्योंकि अच्छा प्रश्न है, पेपर में आएगा। कथन कह रहा है कि एक समावेशी कक्षा में दृष्टिबाधित छात्रों की सहायता के लिए शिक्षक को केवल, मतलब ये कथन गलत हो गया। देखो टाइम हम लोग क्यों बर्बाद करें, जब हमको पता है केवल लिखा है मतलब विकल्प गलत ही होगा। कारण ये दे रहा है, कारण पूर्वक देखो कि समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि सभी के लिए समान शिक्षण विधियों का उपयोग करना ताकि उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। यानी कथन तो गलत है लेकिन कारण साथी बिल्कुल सही है। ये सब बात आपको पहले से ही विदित है। हमको नहीं लगता है साथी कि हमको यहाँ पे कुछ बताना आपको पड़ेगा। प्यारे भाइयों, आपने इतना कर लिया, मैं आगे आपको लेकर चलूंगा। आ जाओ, आ गया प्रगतिशील क्लास की विशेषता पूछने। बताओ भैया, एक प्रगतिशील कक्षा की प्रमुख विशेषता क्या होती है? बताओ साथी, एक प्रगतिशील क्लास की विशेषता क्या होती है? आप लोग कमेंट करके बताओ। आप खुद सोचो, अगर कोई क्लास प्रगतिशील होगी तो जाहिर सी बात है उस क्लास में बच्चे के विचारों को महत्व मिलेगा।
बच्चे को करके सीखने का अवसर मिलेगा, बच्चों के विचारों को बढ़ावा मिलेगा। तो पहला ऑप्शन ये है, जहां पर शिक्षक ज्ञान का एकमात्र स्रोत बन जाएगा ना, तो फिर वो शिक्षक केंद्रित हो जाएगा, बाल केंद्रित नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन, ज्ञान का निर्माण विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय रूप से अंतःक्रिया के माध्यम से हो। ये पॉइंट एकदम सही है। परीक्षा में उच्च अंक, मैं फिर कहता हूँ, लिख लो कहीं पर, तुम्हारे पेपर कम से कम मैं कहता हूँ 7, 8, 9 क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, कम से कम 7, 8 क्वेश्चन, जिन विकल्पों में लिखा हो उच्च, निम्न, सरल, कठिन। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है ना, तो मेरी बात मान लो, केवल अगले 1 महीना केवल पेडागॉजी पढ़ो, ना हिंदी व्याकरण ना गणित, कुछ मत करो, केवल पेडागॉजी का अभ्यास करो। मैं आपको कहता हूँ बहुत आराम से, गिरते पड़ते 90 में 70, 80 भी सही कर ले जाओगे ना, तो कंटेंट में सब ये शब्द लिखा करो कि अगर किसी विकल्प में उच्च लिखा हो, निम्न लिखा हो, सरल, कठिन, जटिल, ऐसा कुछ भी अगर किसी विकल्प में लिखा है तो वो विकल्प किसी कीमत पर नहीं सही होगा। और अगर पुरस्कार और दंड की चर्चा की जाएगी तो साथी वो विकल्प भी पूरी तरीके से गलत होगा, क्योंकि वो लालच को दिखाता है ना। आगे, जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। जेंडर रूढ़िवादिता क्या होती है साथियों? जेंडर रूढ़िवादिता का मतलब ये है कि व्यक्ति ऐसा है जिसको लगता है कि लड़की केवल कला पढ़ेगी और लड़का गणित लगाएगा। तो ऐसी जो सोच होती है साथी, वो पक्षपाती होता है, रूढ़िवादिता होती है। इसको चुनौती देने के लिए आप क्या करोगे? लड़कों को गणित और लड़कियों को कला पढ़ाओगे, तो इससे तो पक्षपात और बढ़ेगा, मतलब ये विकल्प तो नहीं होगा, हमें और विकल्प खोजना होगा। पुरुष और महिला को गैर पारंपरिक भूमिकाओं में प्रस्तुत करने वाले उदाहरण और कहानी बताऊंगा। जैसे लड़की भी टैक्सी चला के घर चला सकती है और लड़का भी खाना पका के घर संभाल सकता है, जिससे बच्चे की बात बन सके। मतलब ये विकल्प तो हर हाल में मुझे सही लग रहा है, लेकिन और भी विकल्प हमें देखना है। क्लास में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग बैठने की व्यवस्था। सर अगर आप ऐसी सोच जा रहे हो तो इसका मतलब ये बात एकदम गलत है, मतलब ये ठीक नहीं होगा। लड़कों की आक्रामकता को प्राकृतिक मानकर, अगर कोई लड़का बहुत जिद्दी है, बहुत आक्रामक है, तुम ये मान लेते हो कि ये तो लड़के का विचार ही होगा, तो ये नज़रअंदाज मत करो। अगर नज़रअंदाज कर रहे हो तो ये विकल्प भी साथी आपका गलत ही होगा, मतलब ये भी सही नहीं होगा, ठीक है ना। तो सही क्या होगा? एक ऑप्शन केवल आपका बी वाला। आगे, अगर कोई छात्र डिसलेक्सिया से ग्रसित है तो उसको किस क्षेत्र में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है? बताओ भाई। गणितीय गणना में देखो, अगर गणित के सवाल नहीं हल कर पा रहा है तो उसको डिसकैलकुलिया कहते हैं। मोटर कौशल में दिक्कत आ रहा है तो डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। पढ़ने, शब्दों को पहचानने में दिक्कत आ रही है तो इसको डिसलेक्सिया कहते हैं। ये सब मैं पहले ही पढ़ाया हूँ। बहुत ज़्यादा खाना खाता है तो हाइपोबुलिमिया कहते हैं। बहुत ज़्यादा तनाव में रहता है तो डिस्थीमिया कहते हैं। बहुत ज़्यादा अपने आप को योग्य समझता है तो इसको डिस्मॉर्फिया कहते हैं। समझे नहीं समझे? ये सारी बातों को समझो, रिवीजन करो। डेली आपको पेडागॉजी का अभ्यास करना है, डेली, अगर रिजल्ट आपको चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, दोस्तों एक चीज़ आपको और बताना है, कल सामाजिक अध्ययन की क्लास आने वाली है। कल सैटरडे है ना, कल शनिवार है, तो कल हम लोग किसकी क्लास लेने वाले हैं? कल आपकी क्लास होगी सामाजिक अध्ययन की, शाम को 3 बजे। तो सबको तैयार, 3 बजे का मतलब वही यार करीब 3:15, 3:20 तक आप लोग तैयार रहा करो, ठीक है। तो आ जाओ, इस क्वेश्चन को हम लोग डिकोड करते हैं। सीखने के लिए मूल्यांकन, क्वेश्चन है कि सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन के बीच में अंतर क्या है। चलो मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन क्या होता है। सीखने के लिए जो मूल्यांकन होता है दोस्तों, मैंने कहा था कि जैसे आप बीएड में पढ़ाई करना चाहते हो तो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो किसी चीज़ में पढ़ाई करने से पहले जो आपकी परीक्षा ली जाती है या नौकरी पाने से पहले जब आपका इंटरव्यू लिया जाता है, तो ये सीखने के लिए मूल्यांकन है कि भैया तुम सीख पाओगे या सिखा पाओगे कि नहीं सिखा पाओगे। लेकिन सीखने का मूल्यांकन क्या होता है?
सीखने का मूल्यांकन का मतलब ये होता है कि जिसमें आपको पढ़ा दिया जाएगा, लिखा दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा, उसके बाद कुछ दिनों बाद पूछा जाएगा कि भैया आपको कितनी बात समझ में आई या नहीं आई, समझे नहीं समझे आप लोग। जैसे मैं आपको टूर पर घुमाने लेकर जाता हूँ, अब मैं 10-15 दिन बाद जब वापस आता हूँ तो पूछता हूँ ये बताओ राजस्थान का जलमहल कैसा था, तो ये सीखने का मूल्यांकन है। और के लिए मूल्यांकन योगात्मक है, गलत ऑप्शन। सीखने के लिए मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया के दौरान होता है, जबकि सीखने का मूल्यांकन, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बी वाला बिल्कुल सही है। आगे, प्यारे भाइयों, ये सूचना उन दोस्तों के लिए है जो लोग सीटेट पहली बार में पास करना चाहते हैं। अगर आप भी सीटेट पहली बार में पास करना चाहते हैं तो एजुकेशन स्टडी पॉइंट दोस्तों आपके लेकर आया है ये 150 पेज का एक प्रीमियम नोट्स, जिसके अंदर आपको मिलेगा 90 पेज में संपूर्ण पेडागोजी। यानी अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो आप इसका 90 पेज अच्छे से पढ़ लेना। मैं आपको लिख कर देता हूँ, आराम से आप कम से कम फेल नहीं होंगे। बचेगा इसका 60 पेज, तो 60 पेज में आपको मिलेगा हर सब्जेक्ट का सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक और केवल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी अगर 1 घंटे इस नोट्स को रोज पढ़ोगे तो 10 दिन में आपका दोस्तों लगभग आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, और अगले 1 हफ्ते रिवीजन कर लेना, आपको लाइन बाय लाइन तैयार हो जाएगा। साथियों, मैं झूठ बोलकर ये नहीं कहूँगा कि भैया इसको पढ़कर टॉपर बन जाओगे, ये नहीं संभव है। टॉपर बनने के लिए क्या होता है कि आपके खुद की मेहनत की जरूरत होती है, लेकिन 105, 110, 115 ये जिम्मेदारी है हमारी। आपको कैसे मिलेगा ये नोट्स? नीचे नंबर है 9653050981 पे सीधा कॉल या व्हाट्सअप मैसेज करके आप इसे परचेज कर सकते हैं। आइए दोस्त आगे बढ़ते हैं। फिर से कथन और कारण, फिर से कथन और कारण। कथन कह रहा है कि बच्चों के विकास में आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों की जटिल और अंतर्ग्रथित भूमिका होती। सही बात है भाई, बच्चे के विकास में माता पिता और वातावरण दोनों की भूमिका होती है। कारण क्या दे रहा है भैया? कारण दे रहा है कि बच्चे का विकास केवल लिखा, गलत काटो, टाइम क्यों बर्बाद करें। यानी कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। संज्ञान और भावना, संज्ञान और भावना के संबंध में कौन सा कथन पूर्णतः उपयुक्त है? बताओ भाई। देखो अच्छा ये बताओ, संज्ञान और भावना क्या होती है? देखो दोस्तों, भावना का मतलब होता है आपका हंसना, आपका रोना, आपका चिल्लाना, आपका मुस्कुराना, इसी को भावनाएं कहते हैं। लेकिन आप कब हंसोगे, आप कब रोओगे, आप कब मुस्कुराओगे? जब कोई बात संज्ञान में आएगी। यानी संज्ञान और भावनाएं भाई बहन हैं, दोनों आपस में एक दूसरे पे जुड़े हैं। बिना कोई बतिया कान तक आए, बिना कोई बात संज्ञान में आए, ना तो कोई हंसेगा, ना तो कोई रोएगा, ना कोई मुस्कुराएगा। भावनाओं को ही संवेग कहते हैं। तो कह रहे हैं पूरी तरह नहीं, पूरी तरह अगर स्वतंत्र ये होता तब तो भैया वही हाल है, कोई बुलाता रहे तुम सुनोगे ही नहीं। भावनाएं संज्ञान को प्रभावित करती हैं, ये गलत बात है। भावनाएं संज्ञान को नहीं प्रभावित करती हैं। संज्ञान में कोई बात आएगा तो भावनाएं प्रभावित होती हैं। मुझे और विकल्प देखने की जरूरत पड़ेगी। संज्ञान और भावनाएं आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। देखो कितना मतलब मक्खन जैसा ऑप्शन है ये वाला, एकदम क्लियर कट यहाँ लिखा है कि संज्ञान और भावनाएं आपस में एक दूसरे पे जुड़े हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। देखो भावना का मतलब होता है वही संवेग, आपका इमोशन। एक बार हाथ ऊपर करके सब लोग बताना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और प्लीज़ आपको अगर 1% भी मेरी क्लास आपको दोस्तों अगर समझ में आए तो आप सेशन को लाइक ज़रूर करें। पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे आपको क्लास का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। अगले प्रश्न पे आ जाओ। बाल केंद्रित शिक्षा का साथी अर्थ क्या होता है? साथियों आप सबको पता होगा बाल केंद्रित का मतलब क्या होता है। जहाँ पर बच्चों के विचारों को महत्व दिया जाए, जहाँ पे बच्चों को करके सीखने का अवसर दिया जाए। बाल केंद्रित शिक्षा की खोज किसने किया था? बाल केंद्रित शिक्षा की खोज रूसो ने किया था। कौन रूसो? जिनकी पुस्तक का नाम एमील था। और साथियों रूसो ने क्या कहा था? रूसो ने कहा था कि बालक एक ऐसी पुस्तक है
जिसका अध्ययन एक अध्यापक स्वयं करेगा। तो पहला विकल्प है कि बच्चों को